यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसी थी, देश में पैसा बहुत आ गया। अब आप उस पैसे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहला प्रयास 1989 के पहले से उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया। सब उसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार हो गए, जैसे ममता बनर्जी को अब समझ में आया। 37 साल बाद भी आज घाटी का कांग्रेस कार्यकर्ता आपको हर गांव में प्रदेश के जरूर मिल जाएगा। पिछले 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का एजेंडा केवल कांग्रेस पार्टी ने सेट किया है। एक मीडिया संस्थान का स्ट्रिंग ऑपरेशन आता है, उसमें दावा किया जाता है कि बसपा भी टिकट के नाम पर पैसा ले रही है और जो भाजपा के सहयोगी गठबंधन दल हैं वो भी पैसे पर टिकट दे रहे हैं, पैसे में टिकट सीधा। अगर विरोध की आवाज को कोई ढंग से अगर प्रतिध्वनित कर रहा है तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कर रहा है। झांसी और बुंदेलखंड के बारे में जो उन्होंने अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, उसमें 00 लगा हुआ है उस रिपोर्ट कार्ड में। आगरा दिल्ली से आते हैं, यहाँ शताब्दी से उतरे या वंदे भारत से उतरे और वो मालूम पड़ा कि सीधे खजुराहो चले जाते हैं, ओरछा चले जाते हैं। झांसी की रानी को कौन पूरी दुनिया में नहीं जानता। बरसात के साथ सड़क धुल जाएगी। कभी किसी अधिकारी ने आज तक ये कार्रवाई की है कि ये सड़क कितने समय के लिए बनी थी? आज किसानों की जमीन चली गई, पैसा तो आप जानते हैं जो आया वो कम से कम दिया गया है, वो पैसा चला जाएगा, वो बेचारा किसान क्या करेगा? क्योंकि आपको सबसे सस्ती जमीन मिली। चुनाव आ गया तो आप झांसी के विकास की बात करने लगे। ये जो आपकी अधूरी योजनाएं थी उनको आप कराने का काम करने लगे। आप बताइएगा, डिफेंस कॉरिडोर में एक कारखाना तैयार नहीं हुआ है जिसका ये ढोल बजा रहे हैं, और हम लोगों ने तो दबे पांव यहाँ विकास करा दिया था जिसका कभी ढोल नहीं पीटा। उसके लिए मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सब यहीं डेरा डाले हुए हैं, पर इज्जत बचने वाली नहीं है। आपके टिकट का नंबर कब आएगा? नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज बुंदेली वार्ता में चर्चा हुई है झांसी के एक ऐसे नेता से जिनको खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फॉलो करती है, जो कांग्रेस में ऊपर तक पहुंचो है, जीपत तक बुंदेलखंड से शायद अब तक कोनो भी नेता पहुंचो है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं और शुरू से लेके इतन तक को जो सफर कैसो का रहा है, अब सुगबुगाहट जा है कि झांसी से विधानसभा की दावेदारी कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सफर झांसी और बुंदेलखंड को कैसो का हिसाब किताब है, ई पे चर्चा करें। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की इतने सालन बाद वापसी भई थी, उनमें भी इनको बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ संगे हैं आज डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी जी, इनसे वार्तालाप करें और बढ़िया वार्तालाप हुई है। आप लोग समझो कि कांग्रेस की स्थिति कैसी का है और आगे का हो जा रहा है। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको। सबसे पहले तो भाई साहब, क्या स्थिति है आज कांग्रेस की वर्तमान में? सबसे पहले तो इधर से शुरू करें और इनको मुख्य कारण आप क्या देख रहे हैं? देखिएगा, कांग्रेस असल में हमेशा से अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति करती आई है। हाँ। और सिद्धांतों की राजनीति में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में और प्रदेश में 2014 से पहले देखिएगा, ठीक 2 साल पहले का जो एक समय था, सुनियोजित तरीके से इन्होंने षड्यंत्र किया कांग्रेस के खिलाफ। उसमें अन्ना हजारे भी हो सकते हैं, उसमें बाबा रामदेव भी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं। इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मैं आपको तथ्य के साथ बताना चाहता हूँ। 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, अन्य मामले हो, तमाम करप्शन की बातें उन्होंने उठाई। 2G स्पेक्ट्रम को लेके देखिएगा, सीबीआई के जज ओपी सैनी ने जब फैसला किया भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते हुए 2 साल बाद, शायद 16 में ये फैसला आया, तो उस फैसले में सीबीआई जज ओपी सैनी ने ये लिखा कि मैं 2 साल तक इंतजार करता रहा, यहाँ कोई तथ्य आएंगे, कोई फैक्ट आएंगे, पर ये पूरा ट्रायल एक कहानी के आधार पर किया गया। मैं इनको बरी करता हूँ। संदेह का आधार नहीं था उसमें। एकदम
उन्होंने मुकदमे से बरी कर दिया। इस तरीके का माहौल पूरे देश में एक बनाया, प्री प्लान्ड पूरा माहौल था। पूरा पूरा। उसमें बहुत से लोग, हाँ भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे से थी हाँ और आगे से हाँ केजरीवाल हों, अन्ना हजारे जी हों, रामदेव जी हों, वो सुबह 4 बजे जब योग कराने के लिए आते थे तो गांधी परिवार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते थे। हाँ लेकिन कांग्रेस ने, देखिएगा, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ कांग्रेस ने हमेशा ये प्रयास किया है कि उनके अगेंस्ट में या उनके विरुद्ध भी जो आवाजें हैं उनको जिंदा रहना चाहिए। हाँ कांग्रेस ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि अगर हमारे विपक्ष में बोलने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाए या समाप्त कर दी जाए। राहुल गांधी को लाखों लोग फॉलो करते हैं जी, राहुल गांधी जी आपको फॉलो करते हैं? देखिएगा, मैं इसे अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण मानता हूँ जी जब हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। हाँ तो निश्चित रूप से एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़े सम्मान की बात क्या हो सकती है। मध्य प्रदेश का चुनाव कैसा था? आपके राष्ट्रीय सचिव रहते हुए मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ। जी, मध्य प्रदेश का सूखा खत्म हुआ, कांग्रेस जीती। जी, जी। इसके पीछे की क्या आप लोगों की रणनीति थी? देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो 2018 का चुनाव था वो पूरा प्रयास था। देखिएगा, मैंने कांग्रेस में रह के छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई से लेके अब तक राष्ट्रीय सचिव 9 साल 8 साल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहा। मैंने एक ही चीज सीखी है और मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मध्य प्रदेश में जब मैं था तो ये समझाने की कोशिश की कि गाड़ी के चारों पहिए चलना चाहिए। देखिएगा, अगर गाड़ी के चारों पहिए जब चलते हैं तो गाड़ी अच्छे से चलती है, लेकिन अगर एक पहिए से गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कोशिश जब ये होती है कि एक ही व्यक्ति को पार्टी दे दो, तो फिर तमाम जो आवाजें हैं पार्टी के अंदर भी, उनको फिर कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। और मध्य प्रदेश में हम लोगों का एक ही मैकेनिज्म था कि जो भी नेता हैं स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे, शहर के स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, उन सबकी गाड़ियों के पहिए स्टार्ट कर दिए जाएं, घूमने चाहिए। वो सब जब चलने लगे तो कांग्रेस वहां बहुत तेजी से दौड़ी और उसका सबको फायदा हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, हम भी चल रहे हैं इस कारवां में, ये जो कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है इसके एक सिपाही हम भी हैं। और ये जब कार्यकर्ताओं में विश्वास आ जाता और स्थानीय नेताओं में जब ये विश्वास आ जाता तो मध्य प्रदेश जैसे सकारात्मक परिणाम आते ही हैं। उत्तर प्रदेश में 4 पहिए नहीं घूम पा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिएगा, उत्तर प्रदेश में थोड़ी विकट परिस्थितियां हैं। देखिएगा, ऐसा है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहला प्रयास 1989 के पहले से उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि तमाम पार्टियां उसमें सब एक साथ हो गईं कि हमें कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। सबने मिलके सब उसमें मिल गए और सब उसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का शिकार हो गए। जो अब शायद उन्हें देर से सही पर अब शायद समझ में आ रहा है, जैसे ममता बनर्जी को अब समझ में आया। तो ये उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने उत्तर प्रदेश में कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया। हमने कहा हम अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते। हम इस देश को, इस प्रदेश को, समाज को एक गुलदस्ता मानते हैं जिसमें सभी तरीके के फ्लावर हैं, जहां सबके लिए गुंजाइश है। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा, उस षड्यंत्र में सभी पार्टियां शामिल हो गईं और अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए कांग्रेस को यहां नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आप समझिएगा 89 से 2026 आ गया, करीब करीब 27 साल बाद भी आप सोचिएगा कि कांग्रेस का वर्कर कितना मजबूत है। 37 साल बाद भी आज घाटी का कांग्रेस कार्यकर्ता आपको हर गांव में प्रदेश के जरूर मिल जाएगा। वो कांग्रेस का झंडा आज भी उठाने को तैयार है, क्योंकि वो विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और उसको लगता है कि समाज में हर जगह एक गुलदस्ता होना चाहिए। अभी कितने पहिए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के? देखिएगा, कांग्रेस में देखिएगा
ऐसा रहता है कि जब किसी पार्टी का ग्राफ नीचे पहुंचता है तो जितना समय नीचे जाने में लगता है, हाँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, समय जरूर लगता है। हाँ, पार्टी निरंतर लगातार पिछले कई सालों से, हाँ, करीब करीब एक दशक से कोशिश कर रही है कि यहाँ मुख्य धारा की पार्टी बने। और मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूंगा, सीट की संख्या छोड़ दीजिएगा, लेकिन पिछले 10-15 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का एजेंडा केवल कांग्रेस पार्टी ने सेट किया है। जिस मुद्दे को हम उठाते हैं, मुद्दा वही होता है। जैसे आपने स्मार्ट मीटर का उठाया झांसी में। हाँ, देखिएगा स्मार्ट मीटर का विषय क्या था, आप बताइएगा। ये शायद अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल के आसपास। मुझे याद है कि सबसे पहले आप डीएम साहब के यहाँ गए। जी, 1 अप्रैल के आसपास की बात है। देखिएगा, इतना लोगों की आवाज, लोग मालूम पड़ा कि विद्युत सब स्टेशन पर पहुंच रहे थे। लोगों ने कहा कि हमारे पास भैया ये एकदम लाइट चली जाती है अगर प्रीपेड मीटर का पैसा हम जमा नहीं करते। हमसे कई लोग कहने लगे। देखिएगा, मैं स्वाभाविक रूप से, मेरी पॉलिटिक्स का जो तरीका रहा, मैं रोज एक फोटो छपाने की पॉलिटिक्स नहीं करता कि कलेक्टेड पहुंच गया, एक फोटो खिंचाई, काम पूरा हो गया। मेरी कोशिश रही छात्र राजनीति से कि अगर मैंने किसी मुद्दे को उठाया तो उसकी डिलीवरी होना चाहिए, वो अपने निष्कर्ष पर मुद्दा पहुंचे। सबसे पहले मैंने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा। ऊर्जा मंत्री को जब मैंने पत्र लिखा, ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखने का मतलब मैं भी ये जानता हूं कि ऐसा नहीं कि मेरे पत्र लिखने से ही उन्होंने संज्ञान ले लिया हो। पर मेरे जैसे उत्तर प्रदेश में और भी आवाज उठाने वाले लोग थे। जब वो पत्र लिखा गया, मामला पार्लियामेंट में पहुंचा, वहां केंद्रीय मंत्री को इस योजना के बारे में खंडन करना पड़ा। फिर सबसे बड़ी समस्या आ गई कि अनायास मालूम पड़ा कि लाइट चली जाती थी। यहाँ जो चीफ इंजीनियर विद्युत विभाग थे, उन्होंने किसी को ये बताया ही नहीं कि इसके अंदर एक ऐसा स्विच है कि वो अगर आप उसको दबा देंगे तो लाइट आ जाएगी। हम लोग कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर से बात हुई। कमिश्नर साहब की पहल पर उन्होंने चीफ इंजीनियर को फोन किया। बातचीत हुई। मालूम पड़ा, फिर चीफ इंजीनियर को आगे आना पड़ा ये बताने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें एक बटन है। तो पहली सफलता हमें ये मिली कि जो लोग एकदम परेशान थे, गर्मी थी, लाइट जा रही थी, तो कम से कम उनकी लाइट आई। पहली सफलता यहाँ मिली। इसके बाद फिर हम उसको फॉलोअप में कलेक्टर से मिले। उस आंदोलन को प्रयास किया कि एक सकारात्मक तरीके से हमारी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। और उसमें आगे आपको मालूम ही है, सरकार को पीछे हटना पड़ा। उसमें निश्चित रूप से मैं सरकार बहुत कम पीछे हटती है। बहुत कम पीछे हटती है, लेकिन निश्चित रूप से आप सब जो मीडिया के साथी हैं, झांसी के लोग हैं, वो पूरे प्रदेश के लोग हैं। ये मैं बिल्कुल इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये लोगों की आवाज है। लोगों की आवाज को हमने जरूर उठाया, लेकिन लोग इसमें आगे आए, इसलिए सरकार पीछे हटी। अभी वर्तमान आप हालात क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अभी 6-8 महीने में विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस भी सक्रिय होगी, सपा भी सक्रिय है, बसपा भी सक्रिय है। बसपा भी कह रही हम भी लड़ेंगे जी। एक मीडिया संस्थान का स्ट्रिंग ऑपरेशन आता है जी, उसमें दावा किया जाता है कि बसपा भी टिकट के नाम पे पैसा ले रही है और जो भाजपा के सहयोगी गठबंधन दल हैं वो भी पैसे पर टिकट दे रहे हैं। सीधा सीधा स्ट्रिंग ऑपरेशन सामने आया है। इस पे आपका क्या कहना है? टिकट में सीधा विधानसभा का टिकट, पैसे में टिकट सीधा। देखिएगा, मुझे दूसरी पार्टियों के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जैसी चर्चा आपने सुनी, ऐसी चर्चाएं मैं भी सुनता आया हूं। मैं अपनी पार्टी के बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं, मैं कहीं ना कहीं इस व्यवस्था का अंग रहा हूं मध्य प्रदेश में। और हरियाणा के चुनाव में भी कहीं कुछ ऐसा काम मुझे भी करना पड़ा था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम कामों से मैं जुड़ा था जी। तो मुझे जहां तक अपनी पार्टी के बारे में मालूम है, हमारे यहाँ पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और विनेबिलिटी, जीत का आधार, ये 2 मापदंड सबसे पहले ही देखे जाते हैं। पैसा कितने नंबर पे है? हमारे यहाँ तो देखिएगा, बहुत गरीब कार्यकर्ता को भी टिकट दे दिया जाता है। हमारी पार्टी में ये किसी नंबर पर नहीं है। लोकतंत्र में कहते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, इसे लोकतंत्र कहते हैं जी। लेकिन विधायक कौन अच्छा है कौन खराब है ये बात का विषय है। पहले बारी आती है टिकट की जी। यदि टिकट में भी पैसा लगेगा तो कैसे जनता का शासन?
देखिएगा, अगर जिस पार्टी में अगर टिकट बेचने की बात होती है तो आप समझिएगा ये आप एक टिकट नहीं बेचते हैं। हाँ। आप लोकतंत्र की मूल भावनाओं के साथ ही समझौता कर देते हैं और आप अपने इंटरनल पार्टी के डेमोक्रेसी के साथ तो समझौता करते ही हैं। हाँ। ये देश के साथ भी आप और समाज के साथ, उस प्रदेश के साथ भी बहुत बड़ा इंजस्टिस करते हैं। आपका जो सफर है, पॉलिटिकल सफर है, जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव से लेकर यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय जी। सचिव बनने और फिर 2006 में शायद झांसी के हाँ, सबसे युवा जिलाध्यक्ष बनने के। हाँ, मैं 8 साल जिला कांग्रेस अध्यक्ष, 3 बार कांग्रेस का झांसी का जिलाध्यक्ष रहा। हाँ। कैसी क्या रही जिलाध्यक्ष के देखिएगा, दौरान क्या? जिला अध्यक्ष के रहते हुए वो मैं समझता हूँ कि वो भी मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ। मुझे प्रसन्नता है वो 8 साल पार्टी के। मुझे याद है रायबरेली 2007 का जो विधानसभा चुनाव था, हाँ। 28% वोट झांसी जिले में कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। हाँ। हाँ, चारों 28%। विधानसभा मिला के। हाँ, 28% वोट, उतने ही वोट रायबरेली में कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। हाँ। तो ये मेरे लिए गौरव की बात थी। हाँ। नगर पंचायतों के चुनाव हुए, 9 नगर पंचायतों में, जहां तक मुझे याद आता 8 है, में से। 4 या 5 नगर पंचायतों में हम जीते। हाँ। झांसी में मेयर भी हमारा हुआ, एमएलए भी हुए। हाँ। तो वो एक अच्छा समय था। हाँ। और मैं फिर उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को ही बधाई दूंगा। हाँ। ठीक है, मैं अध्यक्ष था, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सबका सम्मिलित प्रयास ही उस रिजल्ट को पाने की स्थिति में अपनी भूमिका अदा कर पाया। आपको राजनीति में करीब 4 दशक हो गया है। जी, मैं 18 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में हूँ। हाँ। आपने हर तरीके की राजनीति कर ली, छात्र राजनीति भी कर ली है, एक्टिव राजनीति कर ली है, उस पोस्ट पर भी पहुंचे जहां आज तक यहाँ अपनी जमीन का कोई नहीं पहुंचा कांग्रेस में। और आपने टिकट वितरण का जो सिस्टम है, टिकट कैसे मिलता है, कैंडिडेट का चयन कैसे होता है, कैसे चुनाव लड़ना और लड़ाया जाता है, ये तमाम चीजें आपने देखी। आपके टिकट का नंबर कब आएगा? नहीं, झांसी में जब हमने सर्वे किया तो हमें पता चला एक नाम सुधांशु जी का भी है, लेकिन सुधांशु जी टिकट क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिएगा, आपका बड़ा वाजिब सवाल है। जी। देखिएगा, मैंने हमेशा अपने टिकट का फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ा। जी। कई अवसर ऐसे आए, मैं आपको बताऊं, 2009, 12, 17, 22 कई लगातार देखिएगा कि जहां लोग सोचते थे कि टिकट मुझे जरूर मिलना चाहिए। जी। मेरे दोस्त, साथी, कार्यकर्ता, उनकी भी बड़ी उम्मीदें थी। पर मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में देखिएगा कभी कार्यकर्ता, आइडियोलॉजी या पार्टी के हित में जो बात कहना है उससे कभी समझौता नहीं किया। हो सकता, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि यही मेरी कार्यशैली स्थानीय कुछ नेताओं को शायद अच्छी नहीं लगी होगी। हाँ। तो हो सकता कि उन्होंने कहीं कोई दूसरे तरीके की पॉलिटिक्स कर दी हो। मैं तो बहुत सकारात्मक पॉलिटिक्स का आदी रहा हूं और मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि पार्टी के रिजल्ट आने चाहिए। हाँ। पार्टी माँ के समान होती है। अगर आप पार्टी के अंदर हैं तो सबसे पहले पार्टी के प्रति वफादारी, और इन सब तमाम ये सब बातों के होती हुए भी हमेशा यही संकल्प रहा कि पार्टी आगे बढ़े, कार्यकर्ता आगे बढ़े, हम पीछे रह जाएं उसका हमें कहीं कोई गम नहीं। इस बार क्या तैयारी है विधानसभा की? देखिएगा, झांसी सीट से देखिएगा, वो तो अब आपने सब सर्वे कराए हुए हैं। हाँ। देखिएगा, तैयारी मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैंने तैयारी शब्द को नहीं सीखा है। जी। 1987-88 से इंटर कॉलेज के एनएसयूआई प्रेसिडेंट से मैंने ये शुरुआत की थी। जी। और मैं आपसे सच कहूं, जीवन के ये इतने साल राजनीति में कब कैसे निकल गए मुझे खुद भी नहीं मालूम। मतलब आप समझिएगा कि मेरे परिवार के लोग कहते हैं, बच्चे सब बड़े हो गए, वो कहते हैं कि आप तो हमेशा कांग्रेस राजनीति। अच्छा, एक चीज बताइए, आपको इतना लंबा समय हो गया राजनीति में, इस राजनीति में सुधांशु त्रिपाठी ने पाया क्या और खोया क्या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेटलिस्टिक अगर आप कहेंगे
जिसको आज के समय में कहा जाता है कि ठीक है हाँ। हम जनप्रतिनिधि नहीं हो पाए, हाँ। और मैं स्वीकार करता हूं पार्टी का टिकट भी मुझे नहीं मिल पाया, ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। लेकिन मैंने जो प्यार पाया है और जो, देखिएगा मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। हाँ। जब हम किसी शादी विवाह में पहुंचते हैं ना, तो गेट से जब हम एंट्री करते हैं तो दूर बैठे हुए लोग अगर कहते हैं ये सुधांशु जी आ गए हैं, देखिएगा कांग्रेस के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिलाध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी थे, टिकट बांटे, एमएलए बने लोग। और वही बात जब हमें बाद में पता चलती है कि कुछ लोगों ने ऐसा बोला, तो मैं समझता हूं वही जीवन की उपलब्धि होती है, क्योंकि लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं और लोगों के लिए। वो जब एंट्री करते हैं तो देखिएगा कहने वाले को तो आप नहीं रोक सकते ना, तो वो यहाँ बैठे बैठे कहेंगे देखिए आ गए, इन्होंने पार्टी को बेच दिया, लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं को मार दिया। कहने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तो जब ये कमेंट्स मिलते हैं और कहीं दूर दराज के गांव में जब भी पहुंचता हूं, तो लोग प्यार के साथ बैठाते हैं और एक विश्वास का जो संबंध बना हुआ है, वो राजनीतिक रूप से मुझे जिंदा रखे हुए है। मैं सही बात तो आपसे यही कहूँ, वही एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है जिससे मैं राजनीतिक रूप से जिंदा हूँ। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, बसपा को अब हम क्षेत्रीय पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका स्कोर घटा है जी। सपा और बसपा में आप किसको बढ़िया मानते हैं आपकी नजर में, व्यक्तिगत नजर में? देखिएगा मैं आपको बताऊं, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं जी। देखिएगा पॉलिटिक्स में मैं ये मानता हूं, तमाम जो परिस्थितियां होती हैं, सामयिक परिस्थितियां और जो एकदम परिस्थितियां बनती हैं, और जो सामाजिक, जिसको कहा जाए कि मैं ये कहूँगा कि सामाजिक जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो चेतनाएं, तमाम चेतनाएं आती हैं, उनमें विभिन्न विभिन्न समय पर जन चेतना के अनुरूप पार्टियां और समाज तैयार होते हैं और नेता भी तैयार होते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि समय समय के हिसाब से लोगों की राजनीतिक चेतना के आधार पर और लोगों की राजनीतिक समझ के आधार पर जो भी पार्टियां डेमोक्रेसी के अंदर अपने को सरवाइव करती हैं, तो वो सबका एक आधार होता है, सबका एक आधार होता है। ये तो हो गया घुमावदार जवाब। ठीक है, बड़े बुद्धिमान लोग दिमाग लगा के समझ पाएंगे। सीधा सवाल ये है, अभी वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान हालातों में बसपा को आप कहाँ देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, कितना मजबूत देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर? देखिएगा इस प्रश्न का भी जवाब, देखिएगा डेमोक्रेसी में अगर आपने कहा ना जैसे कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस को कमजोर आपने क्यों माना? कि हमें सीटें नहीं मिली, इसीलिए तो आपने कमजोर माना। वैचारिक रूप से कार्यकर्ताओं के आधार पर तो ना हम कभी कमजोर थे, ना आज है ना कभी होंगे। आज भी हमारे कार्यकर्ता आपको गांव में मिल जाएंगे। अब आपका सवाल का उत्तर मैं यही दूंगा, फिर आप सीटों का रिजल्ट देख लीजिएगा, इसलिए मैं अपने तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूंगा। सपा को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मैंने उत्तर आपको दे दिया। कांग्रेस को, अच्छा अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? देखिएगा हम आज भी मजबूत हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखिएगा हम आज भी मजबूत हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का नेता हूं या कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, झांसी के अंदर अगर विरोध की आवाज को कोई ढंग से अगर प्रतिध्वनित कर रहा है, तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कर रहा है। आप कहीं देख लीजिएगा, कहीं आंदोलन देख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल नहीं, कांग्रेस कोई भी आंदोलन हो, आप ये देखिएगा हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं कोई जनता की आवाज जरूर बनता है। हमारे संगठन के लोग भी लगातार काम करते हैं। ऐसा है? बिल्कुल है, हम लोग लगातार देखिएगा निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा नहीं। आप बताइएगा, अभी हम लोग नगर निगम गए थे, आपको आउटसोर्सिंग का मामला मालूम है? नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको 9,000 रुपए केवल यहाँ वेतन दिया जा रहा है। और स्थिति
200 किलोमीटर दूर आगरा में ये है कि उनको 13,000 रुपए दिया जा रहा। वहाँ के तमाम कर्मचारी नेता हमसे मिले, हाँ, फिर वहां हम गए, हाँ, वहाँ के अधिकारियों को हमने बताया हम्म, कि आगरा में 13,000 रुपए दिया जा रहा, और झांसी आउटसोर्सिंग में 9,000। झांसी में 9,000। ऐसा अन्याय क्यों भैया झांसी के लोगों के साथ? ये अभी की बात है, मुश्किल से 20 दिन पहले की बात। हाँ, अच्छा, अब आप ये देखिएगा, झांसी में इन्होंने तमाम शुल्क, ज्ञापन मैंने दिया था, तमाम शुल्क इन्होंने बढ़ा दिए। मालूम पड़ा पान की दुकान वाले से एक टैक्स। आप ये गरीब और छोटे लोगों पर टैक्स क्यों लगा रहे हो भाई? मैंने इनको सुझाया कि आप वन डे डेस्टिनेशन की व्यवस्था क्यों नहीं करते? आज जो भी पर्यटक आगरा दिल्ली से आते हैं, यहाँ शताब्दी से उतरे या वंदे भारत से उतरे, और वो मालूम पड़ा कि सीधे खजुराहो चले जाते हैं, ओरछा चले जाते हैं। झांसी की रानी को कौन पूरी दुनिया में नहीं जानता? झांसी में इतने किले हैं, झांसी में कई बहुत अच्छे डैम हैं। आप इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे? आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है? नगर निगम की या जिले के प्रशासन की कम से कम ये अप्रोच होनी चाहिए कि एक दिन के लिए अगर यहाँ पर्यटक रुक जाएगा, किसका फायदा होगा? आप बताइएगा। सरकार का फायदा, सरकार का फायदा होगा। लोग रुकेंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये काम ही नहीं करना चाहते। इनकी अप्रोच क्या है? ये सड़क पर सड़क बना देते हैं। हर साल भर के अंदर आप देखिएगा, किसी सड़क का आप देख लीजिएगा, बरसात आएगी, बरसात के साथ सड़क धुल जाएगी। कभी किसी अधिकारी ने आज तक ये कार्रवाई की है कि ये सड़क कितने समय के लिए बनी थी, और अगर ये सड़क खराब हो गई है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आज तक जिम्मेवारी फिक्स नहीं की गई। ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये पैसा तो आपके पास हमारी पॉलिसी से आ गया ना। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसी थी, देश में पैसा बहुत आ गया। अब आप उस पैसे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे का। अभी झांसी में आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, या पूरा विकास हो गया है? नहीं, विकास को तो इन्होंने बहुत सतही तौर पर छुआ है। विकास के तो बहुत से मुद्दे हैं। मैंने सबसे पहला ये मेरा आइडिया था कि वन डे डेस्टिनेशन, फिर उसके 6 दिन बाद शायद कोई स्टेट गवर्नमेंट की शायद पॉलिसी आई, अभी धरातल पर कितनी आई है, कि वो फोर्ट को लेके, किलों को लेके कुछ योजना बना रहे हैं कि झांसी में जो बुंदेलखंड में किले हैं, वहां कुछ उसके लिए योजना राजस्थान के स्टाइल में कुछ करना चाहते हैं। तो करिए आप ना। आप देखिएगा, एयरपोर्ट की आप बात करते हैं, आज तक धरातल पर नहीं आ पाया। आप बोलते बहुत हो। आज बीडा की बात हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। आपको मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये इतनी जमीन एक्वायर जो की जा रही है, चाहे बीडा की जमीन हो, चाहे डिफेंस कॉरिडोर की जमीन हो, ये हिंदुस्तान में सबसे कम रेटों पर ये जमीन यहाँ मिल रही है। और आप एक यूं कहा जाए, एक लैंड बैंक आप इसका पूरा बना रहे हो, उसके बाद आप ऊंचे रेटों पर लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो। आप अगर इतना ही यहाँ के विकास के लिए चिंतित हैं, तो आप बताइएगा उतनी तेजी के साथ आप यहाँ उद्योग लाते ना। आप बताइए कौन आ गया आज? करीब करीब 8 साल, 6 से 8 साल डिफेंस कॉरिडोर को हो गए हैं। आप बताइएगा, एक वहां पे केवल फैक्ट्री की अभी तैयारी हुई है, उसमें भी अभी 6 महीने लगना है। अगर आप इतना यहाँ करना चाहते हो, आपने जमीन लेके रख ली लोगों की, किसानों की। आज किसानों की जमीन चली गई, पैसा तो आप जानते हैं जो आया वो कम से कम दिया गया है, वो पैसा चला जाएगा। वो बेचारा किसान क्या करेगा? क्योंकि आपको सबसे सस्ती जमीन मिली, चित्रकूट से भी सस्ती जमीन झांसी में मिली है, आपको बताऊं। तो ये फिर मैं कहूंगा, ये यहाँ के संसाधनों का दोहन है, यहाँ के लोगों के साथ ये विश्वासघात है जो ये तो ठीक है, बीडा हो गया। हाँ, बीडा के बारे में भी हम लोगों ने डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी से भी बात की थी। उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि बीडा में जो जमीन है बड़ी सस्ती दरों पे खरीदी जा रही है सरकार के द्वारा, और किसानों के साथ कहीं ना कहीं ठगी हो रही है। उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। लेकिन झांसी सिटी, झांसी सदर विधानसभा की यदि हम लोग बात करें, यहाँ क्या काम हुए? एक तरफ हम सतही तौर पे जो आप बता रहे हैं उस तरीके से हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को स्मार्ट सिटी नजर आती है, सड़कें चकाचक नजर आती हैं। सीएम साहब आ रहे हैं तो
बढ़िया रेलिंग वगैरह भी अच्छा। पोत दी गई हैं। अच्छा, आपने कहा किसी भी सड़क पे आप जाओ, इस तरफ जाओ आप, कानपुर हाईवे पे जाओ तो वहाँ ओवरब्रिज बन ही रहा है। आप यहाँ ग्वालियर हाईवे पे जाओ तो वहाँ भी काम लगा है, काम चल ही रहा है। इसके लिए लगातार पत्र लिखे ही जा रहे हैं हजारी ओवरब्रिज की रेलवे क्रॉसिंग के लिए। अच्छा, आप ये बताइएगा, जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हाँ 12 साल केंद्र में हो गए, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी 10 साल होने होने जा जा रहे रहे हैं। ठीक। आप बताइएगा, मेडिकल कॉलेज का जो हम्म, हाईवे ऊपर से बनाया जा रहा बाईपास, हाँ और ग्वालियर रोड का जो अंडर ब्रिज बनाया जा रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींद अब खुली है, जब उत्तर प्रदेश के 2027 में चुनाव आ गए हैं, उसके पहले ये बनाए? अगर इनको झांसी के लोगों की या झांसी के विकास की इतनी चिंता थी, हाँ तो ये दसियों साल से ये जाम की समस्या, मेडिकल कॉलेज हो या ग्वालियर रोड की हो, दसियों साल से है। लेकिन आज चुनाव आ गया तो आप झांसी के विकास की बात करने लगे। ये जो आपकी अधूरी योजनाएं थी, उनको आप कराने का काम करने लगे। आपको ये तो बहुत पहले, 10 साल पहले करा देना चाहिए था। हाँ। आज की तारीख में आप ये बताइएगा, आपने दूर दराज के इलाकों में एम्स दे दिया, आपने एनआईटी दे दिए, झांसी का इंजीनियरिंग कॉलेज जिसके पास अपने पूरे संसाधन हैं, बहुत एरिया है, आप उसको एनआईटी का दर्जा क्यों नहीं देते? आप उसके लिए क्यों लोकसभा में नया बिल लेके नहीं आते कि बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा इलाका है, हाँ। हम यहाँ अमेंडमेंट करेंगे कानूनों में और यहाँ एनआईटी बनाएंगे? हाँ। क्यों नहीं देना चाहते आप? जगह है, संसाधन है उनके पास, वो आप नहीं करना चाहते। हाँ। आप बुंदेलखंड के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ एक तरीके से अन्याय कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों को अगर उनका एनआईटी में कहीं एडमिशन हुआ, दूर जाना पड़ता है, सब कुछ है। देखिएगा, आप एम्स यहाँ कर सकते हैं, हाँ। कोई आपकी तैयारी नहीं। जहां तक आपने कहा डेवलपमेंट का, हाँ। आप बताइएगा, लक्ष्मी ताल के डेवलपमेंट की बात किसने की? क्या काम हुआ वहां बताइएगा? वो घोटाला है पूरा, वो पैसा कहाँ चला गया? आतिया ताल के विकास की बात किसने की थी? कहाँ आतिया ताल का विकास हो गया, आप बताइए। आपकी नजर में झांसी में विकास नहीं हुआ? देखिएगा, एक टाइम के हिसाब से अगर जो चीजें होती हैं, हाँ। अगर देश चल रहा है, प्रदेश चल रहा है, सरकार चल रहा है, हाँ। तो कुछ काम तो होंगे ही ना। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाएं जो दिखाई पड़े। हाँ। ऐसा क्या काम हो गया है? लाइट का जाम, कचहरी में आप बताइएगा घंटों वाहन फंसे रहते हैं। हाँ। मोटर स्टैंड पर घंटों वाहन फंसे रहते हैं। आप बताइएगा, ये यहाँ से सीपरी के पुल से शुरू होता है। हाँ। और वहाँ मेडिकल तक चलता है। जाम के लिए तो वो बस स्टैंड शिफ्ट कर देंगे तो जाम हट जाएगा। नहीं, बस स्टैंड अकेले से शिफ्ट होने वाला नहीं है। आप इलाइट का जो जाम है, वहाँ कौन सा बसों का योगदान है, आप बताइएगा। यहाँ पे आप आइएगा, ये मालूम पड़ा कि सूरी सामियाना के पास, जीवन सहाय के पास जो जाम है, उसका क्या समाधान है? आज यहाँ निश्चित रूप से एक ऊपर के ऊपर पूरा रोड ओवर ब्रिज निकल जाए, उसकी जरूरत है। अब आप उसका अभी तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी तो 10 साल पहले हो जाना चाहिए थी। अगर विकास वो होता कि, देखिएगा, हमारी पार्टी के नेता शीला दीक्षित जी ने मेट्रो की कार्य योजना कब लाई थी? अगर वो उस समय नहीं लाई होती तो दिल्ली रुक गई होती। और आज उन योजनाओं को धीमे किया गया, तो उसके दिल्ली में परिणाम देख लीजिएगा। योजनाएं देखिए, सरकार का मतलब होता है विजन। 20 साल 30 साल आगे की सोचना। आप 20 साल, आपके पास विजन है झांसी के लिए? हमारे पास तो निश्चित रूप से विजन है। हमारे पास निश्चित रूप से विजन है। और जब हमारी सरकारें रहीं, देखिएगा, बारिशा थर्मल पावर, माता टीला, और मैं आपको बताऊं BHEL, इसके अलावा इंडस्ट्री कौन सी आ गई, आप बता दीजिएगा ना। आप बताइएगा, डिफेंस कॉरिडोर में एक कारखाना तैयार नहीं हुआ है जिसका ये ढोल बजा रहे हैं। और हम लोगों ने तो दबे पांव यहाँ विकास करा दिया था, जिसका कभी ढोल नहीं पीटा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी थी, हमारी सरकारों की जिम्मेवारी थी। अगर सरकार आती है तो काम करने के लिए आती है, ढोल पीटने के लिए नहीं आती।
अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे, इस महीने की गतिविधियां देख रहे हैं लगातार, जी। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा एकदम चालू है। हाँ हाँ। पहले मंत्री जी, फिर प्रभारी मंत्री, फिर ठीक है मंत्री और प्रभारी मंत्री का तो चल रहा है, कोई आम बात है झांसी के लिए, बड़ा शहर है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। एक गतिविधि, ये वीआईपी मूवमेंट आप देख रहे हैं, कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? निश्चित रूप से अंदाजा लग रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत सर्वे कराए हुए हैं। झांसी और बुंदेलखंड के बारे में जो उन्हें नब्ज पता चल रही है, उसमें 0 रिजल्ट रहने वाला है। जैसे मैंने कहा ना, झांसी और बुंदेलखंड के बारे में जो उन्होंने अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, हाँ। उसमें 00 लगा हुआ है उस रिपोर्ट कार्ड में। अरे ये लोग तो 1-1 लाख से जीते हैं। देखिएगा, डेमोक्रेसी में कल क्या हुआ था, हाँ। उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं की जाती। हाँ। कल क्या होने वाला है, हाँ। उसकी नब्ज भी पहले से पता चल जाती है। हाँ। तो नब्ज भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को पता चल गई है। हाँ। कि झांसी और बुंदेलखंड में क्या होने जा रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की क्या परफॉर्मेंस होने जा रही है। हाँ। बहुत अच्छे से पता हो गया है। हाँ। इसलिए ये जो पूरा एक दौड़ जो चल रही है, हाँ। ये एक पूरी कवायद, हाँ। ये अपना सम्मान और इज्जत बचाने के लिए, कि भारतीय जनता पार्टी की अगले चुनाव में सम्मान और इज्जत बच जाए, हाँ। उसके लिए संघर्ष चल रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सब यहीं डेरा डाले हुए हैं। हाँ। पर इज्जत बचने वाली नहीं है। मैंने आपसे कहा, रिपोर्ट कार्ड्स 00 है सभी विधायकों का अब मैं, देखिएगा, मैं बहुत व्यक्तिगत नाम लेने की मैंने पॉलिटिक्स नहीं की है। हाँ। लेकिन मेरे पास भी, चूंकि मैं संगठन का शुरू से ही काम करता आया हूँ, हाँ। छात्र राजनीति से लेकर अब तक, हाँ। तो मेरे पास भी एक कुछ फीडबैक है। हाँ। बुंदेलखंड का, झांसी का। हाँ। तो वो जो रिपोर्ट कार्ड हाँ। जो उनके लिए तैयार कर रहे हैं, वो कुछ लोगों ने हमें भी बता दिया, जो कुछ प्रोफेशनल टीमें उनके साथ लगी हुई हैं। हाँ। उन्होंने, कुछ लोगों ने मुझे भी बता दिया। वो मुझसे भी राय लेने आए थे। अच्छा, बताया क्या है ये, थोड़ा खुल के बताओ। नहीं, मैं, देखिएगा, यही बताया है कि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की भारी पराजय आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। तो इस पे काम करने में लग गई भाजपा, इसीलिए बुंदेलखंड में ज्यादा दौरे हो रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये सर्वे रिपोर्ट पहुंच चुकी हैं। हाँ। इसलिए पूरा हाईकमान चिंतित है। इसलिए ये कवायद, आप बताइएगा, यहाँ इतनी कवायद क्यों? अरे पूरा उत्तर प्रदेश आपके पास है, लेकिन सब यहीं क्यों? अच्छा, कवायद केवल पॉलिटिकल संतुलन बनाने के लिए, अंदर खाने पंचायत करने के लिए, जो इन फाइटिंग भारतीय जनता पार्टी की है। हर विधायक एक दूसरे विधायक को हराने के लिए तैयार बैठा है। ये तो है। तो वो संतुलन बनाने के लिए निरंतर इनकी तरफ से कोशिश हो रही है। हाँ। पर मुझे नहीं लगता कि इसके कोई सार्थक परिणाम अभी तक आए हैं। ये आपको पता है कि हर विधायक एक दूसरे को हराने में जुटा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंदर से कह रहे भाई साहब इसको निपटा दो। और ये शुरुआत हुई थी पार्लियामेंट के चुनाव से। हाँ। तो हिसाब किताब चुकता करने का अब बचा हुआ समय फिर आ गया है। कुछ हिसाब किताब जो पेंडिंग रह गए थे लोगों के, अब वो हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। इसलिए सब सक्रिय हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अच्छा, हिसाब किताब का दौर शुरू हो गया है। हाँ। चलो, आपको क्या लग रहा है, चल इस बार कांग्रेस कैसा क्या प्रदर्शन करेगी? पिछली बार कांग्रेस, देखिएगा कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिएगा, मेरी आदत ये नहीं है कि मैं बहुत इस तरीके से अपने बारे में बोलूं या अपनी पार्टी हम ये करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिएगा, आज की तारीख में जनता त्राही त्राही, मतलब आप समझिएगा, करप्शन की स्थिति ये है कि आप किसी ऑफिस में चले जाइएगा। ये भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते थे, ये लोकपाल बिल की बात करते थे कि हम स्वतंत्र लोकपाल लाएंगे। आप बता दीजिएगा, मेरा आपसे सवाल है, आपको लोकपाल का नाम मालूम है? पहला मुद्दा था 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्ना हजारे एंड कंपनी का कि हम लोकपाल लाएंगे।
आप मुझे लोकपाल का नाम बता दीजिएगा देश के लोकपाल का, तो मैं मान लूंगा कि मेरी बात ठीक नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा भ्रष्टाचार, इन्होंने ये पोजीशन कर दी है कि ऑथोराइज कर दिया भ्रष्टाचार को। आप कहीं चले जाइएगा भ्रष्टाचार, कहीं भी आम जनता परेशान। भारतीय जनता पार्टी के जितने एमएलए हैं आज की तारीख में, मैं आपको बताऊं, कोई भी 1000 करोड़ से कम का आदमी नहीं है। हाँ, कोई भी एमएलए पूरे उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ से कम का आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यालय कहां से बन गए भैया? हम लोग तो 70 साल बाद भी कार्यालय नहीं बना पाए। ये कार्यालय कहां से पैसा आ गया? ये व्यवस्थित भ्रष्टाचार है, मैं आपको बताऊं, सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मान्यता दी है। लेकिन जनता फिर भाजपा को वोट दे रही है। बंगाल में देखो आप किस तरीके से, दिल्ली में देखो आप, बिहार में देखो आप, अब यूपी का नंबर है। देखिएगा होता ये है, हम आपको बताएं। नहीं, जनता को समझ में क्यों नहीं आ रहा है यदि ऐसा? नहीं, जनता को निश्चित रूप से समझ में आएगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कहीं हम कर्नाटक में भी हम जीते थे, हाँ। हिमाचल में भी हम जीते थे, हाँ। है ना, झारखंड में भी हम जीते थे। हाँ। झारखंड में इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी। हाँ। पर हर प्रदेश और हर जगह के मुद्दे कुछ अलग होते हैं। हर जगह हाँ। विषय दूसरे होते हैं। और फिर मैं वही सबसे पहली वाली बात पे आ जाऊंगा, जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इंडिया की बैठक में कहा है। हाँ। वो एक लाइन में कि हमें जो आपके पास तरीके थे भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के, उन तरीकों से आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाओगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है। हाँ। देखिएगा, इनसे बहुत स्पष्टता के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगी, बहुत स्पष्टता के साथ। और इस लड़ाई में देखिएगा, मैं आज आपको एक चीज और बताऊं। हाँ। ये आजादी के पहले जो एक लड़ाई हुई थी देश को आजाद कराने की, हाँ। ये लड़ाई लोकतंत्र को सुरक्षित करने की लड़ाई है। मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। ये संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। आप बताइएगा मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ? हाँ। आप बताइए, मुकदमा कहीं दर्ज ही नहीं है, कहीं दर्ज नहीं है। और मैं आपको आज निश्चित रूप से बता रहा हूं, जिस दिन मेरिट पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, आप देखिएगा तीनों सांसदों का मध्य प्रदेश का क्या होगा। मैं भी राज्यसभा सांसद वाले, हाँ, मैं भी लॉ में थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूँ। हाँ। मैंने भी लॉ में पीएचडी की हुई है। हाँ। तो मैं आपसे कह रहा हूं। और वो देखिएगा, हैदराबाद में वो मुकदमा भी खत्म हो गया, लेकिन यहां निर्वाचित कर दिए इन्होंने तीनों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। क्या सुगबुगाहट है, सपा के साथ गठबंधन रहेगा प्रदेश में कि नहीं रहेगा? देखिएगा, ये फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा हाईकमान ही फैसला करेगा। ये उनसे संबंधित विषय है। मैं तो संगठन का कहानी क्या चल रही है? हर सीटों पे दावेदारों की लिस्टिंग हो रही है क्या? नहीं, हर पार्टी स्वाभाविक रूप से अपनी तैयारी पूरी करती है। हाँ। पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। बाकी जो फैसले हैं गठबंधन से रिलेटेड, या जो भी फैसले पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी, ये हमारा हाईकमान तय करेगा। बहुत लंबी वार्ता भाई, और फिर अपन बैठे लंबी चर्चा के लाने, समय समय पे बैठत रहे और थोड़ा सा समझत रहे आप लोगों से राजनीतिक माहौल का चल रहा हो, का तैयारी चल रही है आप लोगों की। धन्यवाद।